नमस्कार, जोहार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास है झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले या आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप लोग क्लास में आए तो आप अपनी कॉपी कलम को निकाल के रखिएगा, क्योंकि जो भी चैप्टर में हम लोग जो है टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे या पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, उसको जो है आप लोग फटाफट से जो है ना कॉपी में उतार लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से यानी कि आज की जो क्लासेस होने वाला है, आज की क्लासेस जो होगी प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आज की क्लासेस जो है जैक बोर्ड का क्लास 12 जो कि हिस्ट्री का जो है चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो तीसरा चैप्टर है ये बहुत भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे कई सारे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है इससे निकलता है। देखिए, बंधुत्व जाति तथा वर्ग को इस चैप्टर को हम लोग पूरा सटीक तरीके से और आसान भाषा में समझेंगे और हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपके जो है एनसीईआरटी बुक को भी हम लोग फॉलो करते जाएंगे। इसलिए बच्चों आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये आपका जो है इस चैप्टर का पहला क्लास होने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी तक जो है हमारे एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही प्यारे बच्चों आप लोग ऐसा करें कि जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास 12 के जो है साइंस वालों का परिश्रम बैच, आर्ट्स वालों का है ना, जो भी विद्यार्थी आर्ट्स के हैं जो क्लास देख रहे हैं, तो आप लोगों का जो है परिश्रम बैच जो है ना, परिश्रम बैच में आप लोग जो है अभी तक जो है नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग फटाफट से जो है एप्लीकेशन को यानी कि ऐप को जो है आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है क्लास 12 के आर्ट्स के परिश्रम बैच में आप लोग जो है जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आप लोगों का सारा जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दी गई है। क्वेश्चन बैंक जो है आप लोगों का 1 से 2 दिन के अंदर जो है वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी और क्लासेस आप लोगों का रेगुलर वहाँ पे चल रहा है। तो आप जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन में आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लासेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं और जो भी विद्यार्थी जो है क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, तो उन सभी के साथ जो है इस क्लास को शेयर कर देना। इस सेशन को आप लोग जो है शेयर जरूर करते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लासेस प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 3 का बंधुत्व जाति तथा वर्ग को हम लोग पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। देखिए यह जो चैप्टर है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की पूरी जानकारी को हम लोग समझेंगे और इस चैप्टर में जो है महाभारत के बारे में समझेंगे, और महाभारत जो हुआ है ये दो परिवार के बीच का युद्ध का पूरी तरह से विवरण को बतलाया गया है। जैसे कि जो है पांडव और जो कौरव, ये जो दो परिवार है इसके बीच जो है ये युद्ध हुआ है और इसी बीच की जो है इसी युद्ध के दौरान जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है भगवत गीता का जो है निर्देश देते हैं और भगवत जो गीता है वो महाभारत से पहले जो है उसे जो है रचना लाई गई थी, यानी उसको जो है तैयार किया जा रहा था और यह जो है लगभग 1000 साल तक जो है इसकी रचना हो रही थी और फाइनली जो है इसकी रचना जो है वो 1965 तक में ना 1965 नहीं 1665 या 1965 ऐसे कुछ था, तो उसको जो है कंप्लीट किया गया था। लगभग जो है 47 वर्ष तक जो है इसकी जो है रचना की गई महाभारत का, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को हम देखते हैं और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से बारीकी से समझिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए। देखिए इस चैप्टर में टॉपिक को हम लोग समझेंगे। देखिए या प्यारे बच्चों याद रखिएगा, महाभारत के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि महाभारत जो है किन दो परिवारों के बीच हुआ, कब हुआ और ये महाभारत जो है क्यों हुआ, साथ ही इस महाभारत में जो युद्ध हुआ है ये क्यों हुआ, महाभारत का जो युद्ध हुआ है ये क्यों हुआ, किस प्रकार से ये महाभारत हुआ है और इसका युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। श्री भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे, श्री भगवत गीता की रचना कब हुई, किसने इसका जो है रचना किया, इसका मूल रचनाकार कौन है, फिर ये जो है कब जो है इंडिया में यानी कि पूरे भारतवर्ष में जो है ये जो है पढ़ा जाने लगा, ये भी हम लोग समझेंगे। भगवत गीता के बारे में समझेंगे। उसके बाद वेद के बारे में, देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है वेद के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेद जो है 4 होते हैं, है ना, ऋग्वेद, यथर्ववेद,
है ना, ये सब पढ़े हुए हैं। ये चारों वेद का नाम आप लोगों को भली भांति पता होगा, तो आप नीचे कमेंट में आप लोग जो है चारों वेदों का नाम जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद जो है परिवार के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसी चैप्टर से अंतर्गत आता है परिवार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विवाह प्रकार और नियम के बारे में। विवाह जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है 4 जो विवाह होते हैं वो अच्छा माना जाता है, और 4 विवाह जो है वो 4 प्रकार जो विवाह है उसको जो है बेकार माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, बुरा माना जाता है। तो विवाह के प्रकार को हम लोग पूरी तरह से समझेंगे, और विवाह में के प्रकार के क्या क्या नियम होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो है गोत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गोत्र यानी कि मतलब कह गया कि आप किस जाति से है, बिलोंग करते हैं, वंश क्या है आपका, नस्ल और कुंडली, इन सभी चीजें के बारे में इस टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, है ना। चलिए अब आगे प्यारे बढ़ते जाते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक जो है इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब पर शेयर नहीं किए हैं, तो फटाफट से आप इसे जो है शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे अभी तक जो है जुड़े हुए हैं नहीं है उसको शेयर करने के साथ कहिए कि इस क्लास को जो है लाइक भी करते जाए, और आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे। प्यारे बच्चों आप जल्दी जल्दी जो एप्लीकेशन में जरूर जुड़ जाइएगा, है ना। चलिए क्योंकि अभी जो है समय बहुत ही कम बच रहा है, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे समय जो है बीतते जा रहा है ना। चलिए अब सबसे पहले जो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग के ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पहले जो हम लोग जो है परिचय को समझते हैं, डिफिनेशन को समझते हैं। देखिए पिछले अध्याय में हम लोग जो है 400 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, सॉरी, तो पिछले अध्याय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच जो है 16 महाजनपद, मगध महाजनपद, जो कि सबसे बड़ा जो है ये सम्राट रहा, है ना, और ये जो है मौर्य वंश के वंशज थे, और आदि के बारे में, इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन हुए, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इस अध्याय में, यानी ये जो तीसरा जो अध्याय है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच जो है समाज पर जो है क्या क्या प्रभाव पड़ा। समाज के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग जो है महाभारत का, है ना, हम लोग जो है महाभारत को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें वहां की शासन व्यवस्था, महाभारत से जो पहले और उसके बाद की जो है शासन व्यवस्था के बारे में बतलाया गया है। भाई भाई का जो है रिश्ता क्या होना चाहिए, कैसा रिश्ता है रहता है, उसके बारे में बतलाया गया है। औरतों की जो है स्थिति इत्यादि के बारे में बतलाया गया है। इन सभी चीजों के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं महाभारत के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, महाभारत जो युद्ध है यह जो है इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। महाभारत जो युद्ध है, महाभारत युद्ध जो है ना, ये जो है इतिहास का जो है एक महत्वपूर्ण जो है घटना माना जाता है। यह युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ है, यह युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में हुआ है ना, याद रखिएगा, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ है। मैंने अभी जो है आप लोगों को बताया है ना, शुरुआत में ही मैंने बताया कि महाभारत जो है 2 परिवार के बीच जो है ये युद्ध हुआ है। एक परिवार है कौरव और दूसरा परिवार है पांडवों का। इन दोनों परिवारों के बीच जो है युद्ध हुआ है, और यह जो महाभारत है ना, ये मुख्य स्थल इसका जो है कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत जो है हुआ है, कुरुक्षेत्र में हुआ है, और जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि बताइए महाभारत जो है किन 2 परिवारों के बीच जो है हुआ है, महाभारत युद्ध जो है किन 2 परिवारों के बीच हुआ है। तो आप कहोगे, क्या कहोगे, आंसर क्या दोगे, क्या कहोगे बच्चों? कौरवों और पांडवों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच जो है ये युद्ध हुआ है। और यह महाभारत जो युद्ध है कहाँ पर हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ है, कुरुक्षेत्र स्थल में हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में। याद रखिएगा ये हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए आगे समझते हैं कि इस युद्ध में जो है पांडवों के पक्ष से अर्जुन और कौरवों के पक्ष से जो है कर्ण, भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा थे। भगवत गीता की रचना महाभारत युद्ध के प्रारंभ में हुई थी, जब अर्जुन युद्ध के दौरान जो है विवादित स्थिति में था। याद रखिएगा कि भगवत गीता का जो रचना हुआ है, महाभारत जो युद्ध हुआ उससे पहले जो है, उससे प्रारंभ में ही भगवत गीता की रचना जो है शुरू हो गई थी। और जब जो अर्जुन युद्ध के दौरान जो है विवादित स्थिति में था, तभी जो है भगवत गीता की रचना प्रारंभ हो चुका था। जब जो है अर्जुन ने अपने मन की संदेह
और संकोच को व्यक्त किया, तब तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो है भगवत गीता का ही भगवत गीता के माध्यम से ही उसको जो है मार्गदर्शन दिया, मार्गदर्शन पर वो चले और युद्ध को जीते। याद रखिएगा, युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है कुरुवंश का जो है विनाश हुआ और धर्म की जो है विजय हुआ। महाभारत युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच विवाद था, जिसे पांडवों ने जो है धर्म की रक्षा करके जीता। पांडवों ने जो है यह युद्ध को जीता है। महाभारत का युद्ध जो है किसने जीता, तो ये जीता है किसने, तो याद रखिएगा पांडवों ने। याद रखिएगा यह युद्ध जो है पांडवों ने जीता है। और यह जो युद्ध है वो किस विवाद पर था, धर्म और अधर्म विवादित ये युद्ध था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, युद्ध में कई महान योद्धाओं ने अपने प्राणों की जो है आहुति दी, जैसे कि भीष्म, द्रोण और कर्ण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युद्ध में जो है कई योद्धाओं ने जो अपना प्राण जो है त्याग दिए, जो है वहां पे जो है मृत्यु हासिल की। तो ये जो है कौन कौन से, तो यहाँ पे पहला याद रखिएगा भीष्म, द्रोण और कर्ण, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं महाभारत के जो है कुछ बिंदुओं के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए महाभारत जो है कुल मिलाकर के 18 दिन तक जो है युद्ध चला था। महाभारत का युद्ध जो है कुल मिलाकर के 18 दिन तक चला था और यह जो है कौरव और पांडवों के परिवार के बीच जो है ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है लाखों लोग जो है मारे गए थे। महाभारत का युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अब महाभारत के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं कि महाभारत भाई साहब कैसे था, क्या हुआ था इसका महाभारत के बारे में। देखिए महाभारत जो है ये वास्तव में जो है ये विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य माना गया है। ये वर्ल्ड का, है ना, पूरे विश्व का जो है सबसे जो है लंबा महाकाव्य जो है महाभारत को माना गया है। महाभारत जो है उपमहाद्वीप के सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है। इसमें जो है कुल 1948 यानी कि 1948 अध्याय जो है शामिल है। शुरुआत में जो है इसमें केवल जो है 8800 ही श्लोक थे, लेकिन अभी जो है ये लाखों से भी ज्यादा जो है श्लोक इसमें शामिल किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि 1 लाख से भी अधिक यानी 1,270 जो है श्लोक है। इसलिए इसे जो है सतसाहक संहिता भी कहा गया है। देखिए ये आपके सब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि महाभारत को सतसाहक संहिता क्यों कहा गया है, तो आप ऐसे कहोगे कि महाभारत जो है एक लंबा जो है महाकाव्य है। इसमें जो है 1948 अध्याय शामिल है ना। ये टोटल जो है यानी कि महाभारत जो है वो कुल मिलाकर के ये 18 दिन तक का युद्ध चला था। और याद रखिएगा इस शुरुआत में इसमें जो है केवल 8800 ही श्लोक थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए यानी कि अभी जो है 1,270 जो है श्लोक जो इसमें शामिल की गई है। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसलिए महाभारत को सतसाहक संहिता भी इसे कहा गया है। देखिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है 18 पर्व है। इसकी रचना जो है लगभग 1000 तक जो है होती रही। देखिए महाभारत जो एक लंबा महाकाव्य है और इसकी रचना जो है लगभग कह सकते हैं उससे भी अधिक है, लगभग हम कह सकते हैं अंदाजा बना करके 1000 तक जो है यानी 1000 वर्ष तक जो है इसकी रचना होती रही, है ना। यानी कि 1 ईस्वी से लेकर के 1 वर्ष से लेकर के 1000 वर्ष तक जो है 1000 वर्ष तक जो है इसकी रचना होते रहा इसकी रचना होते रहा। तो 1000 वर्ष तक जो है इसकी रचना होती रही। याद रखिएगा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी के बीच जो है इसकी रचना हुई है। महाभारत की रचना जो है कब हुई है, कहाँ महाभारत की रचना कब हुई है, इसके जो है मूल जो है रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे, आगे बताएंगे। देखिए ये जो है महाभारत जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी के बीच जो है इसकी रचना की गई। महाभारत का पुराना नाम जो है वो क्या है, जय संहिता है। याद रखिएगा महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। महाभारत की मुख्य कथा है 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। 2 परिवार कौन कौन से, कौरव और पांडव। मैंने अभी बताया कौरव और पांडव। अब याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए। इसको आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा कि मूल रचनाकार, महाभारत के मूल रचनाकार कौन है या महाभारत के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा महर्षि वेदव्यास। याद रखिएगा मूल रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत के जो है
मूल रचनाकार है ना। चलिए अब यहाँ पे समझ चुके होंगे। चलिए अब महाभारत की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए याद रखिए प्यारे बच्चों, याद रखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना महाभारत में जो है युद्ध हो गया, जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया और जो है बस्ती हो गया, पूरी तरीके से जो है इसमें जो है जानकारी मिलती है। और महाभारत को जो है हिंदू धर्म का जो है पंचम वेद भी से कहा जा गया है। याद रखेंगे महाभारत की मुख्य विशेषताएं जो किस प्रकार है कि महाभारत जो है हिंदू धर्म का एक जो है प्रमुख ग्रंथ माना गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महान जो है महाकाव्य है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का आचरण और व्यवहार के नियम को बतलाया गया है। इसमें युद्ध, जंगल, महल, बस्तियों का सुंदर और विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत को हिंदू धर्म का पंचम वेद भी कहा जाता है। याद रखिएगा हिंदू धर्म का पंचम वेद भी महाभारत को ही कहा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यह ग्रंथ जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों को भी समाहित करता है। महाभारत क्या करता है? यह ग्रंथ जो है महाभारत जो है एक महान ग्रंथ है, महाकाव्य ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में जो है जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान सभी को जो है इससे जो है समाहित किया गया है, शामिल की गई है। चलिए यहाँ तक जो है आप लोग महाभारत के बारे में, महाभारत की विशेषताओं के बारे में, महाभारत जो है कितने दिनों तक चला, महाभारत के रचनाकार कौन है ना, और ये महाभारत जो है किन दो परिवारों के बीच चला, यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से क्लियर समझ चुके होंगे। चलिए आगे जानते हैं कि महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण के बारे में। देखिए इस महान महाकाव्य का सबसे प्रामाणिक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय पाठ है जिसे पुणे स्थित भंडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान BORI के विद्वानों द्वारा जो है तैयार किया गया। देखिए यह विशाल और ऐतिहासिक परियोजना जो है वर्ष 1919 में प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान, जो संस्कृत के विद्वान है VS सुखांकर है ना, सुखांकर देखिए VS सुखांकर के नेतृत्व में जो है शुरू की गई और इसे जो है पूरा होने में लगभग जो है 47 वर्ष का जो है लंबा समय लगा। ये महाभारत जो है इसको जो है भारतीय महाभारत यानी कि भारतीय जो है ये संकलित करने के लिए इसका जो है भंडारण प्रचार जो अनुसंधान संस्थान जो BORI के विद्वानों द्वारा इसे तैयार किया गया। इसे तैयार करने में लगभग जो है 47 वर्ष का जो है लंबा समय लगा और इसे अंतिम रूप में जो है 22 सितंबर 1966 को जो है भारत के तत्कालीन जो है राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नेतृत्व में जो है इसे जो है जारी किया गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है, इसको आप लोग जो है नोट करते जाइए। चलिए अब समझते हैं, अब जानते हैं कि समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की प्रक्रिया किस प्रकार से है। ये जो तैयार किया गया है महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण को तैयार जो किया गया वो किस प्रकार से तैयार की गई है, किस पद्धति के अनुसार जो तैयार की गई है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उतारते जाइए। देखिए इस संस्करण को तैयार करने के लिए विद्वानों ने जो है एक विशेष और वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जिसे मुख्य चरण जो है निम्नलिखित थे। कौन कौन से थे? देखिए पांडुलिपियों का संग्रहण किया, देश के विभिन्न हिस्सों उत्तर, दक्षिण, कश्मीर, केरल आदि से विभिन्न लिपियों जैसे कि देवनागरी, शारदा, तमिल, मलयालम में जो है लिखी गई लगभग 1259 यानी कि 1259 जो है हस्तलिखित पांडुलिपि है ना, पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। यानी देखिए पहली पद्धति क्या था? पहली पद्धति था कि जो 1259 जो पद्धति है जो अलग अलग जगहों से जो है लाया गया, अलग अलग जगहों से जो है उसे संग्रहित किया गया, जो कि हस्तलिखित, जो कि हाथों द्वारा जो इसे लिखा गया, पांडुलिपि को एकत्रित किया गया। उसके बाद जो है श्लोकों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया। विद्वानों की टीम ने जो है सभी पांडुलिपियों के जो कि 1259 जो पांडुलिपि है उसको जो है वो प्रत्येक श्लोक का जो है अक्षरक मिलान किया। अक्षरक मिलान मतलब हो गया पूरी तरह से उसको जो है समझा, पढ़ा, उसके बाद उस तरह जो है जहां पर सुधार करने की जरूरत हुआ तो उसको सुधार भी किया और कुछ बातें अगर उसमें जोड़ने वाला हुआ तो उसको जो है जोड़ा, तैयार किया। उसके बाद जो है समान श्लोकों का चयन किया गया, जो कि समान था, जो कि समान श्लोक था उसको जो है चयन किया गया। जो श्लोक या अंश जो है सभी क्षेत्रों की पांडुलिपियों में समान रूप से पाए गए उन्हें ही मूल और जो है प्राचीन मानकर जो है मुख्य पाठ में जो है शामिल किया गया। आगे देखिए परिवर्तन। देखिए इसमें क्या है कि कुछ जो है पांडुलिपियों में कुछ परिवर्तन भी किए गए।
याद रखेंगे कि परिवर्तनों को अलग करना, जो कथाएं या श्लोक केवल कुछ क्षेत्रीय पांडुलिपियों में थे जिन्हें बाद में जोड़ा गया, माना गया, उन्हें मूल पाठ से हटा करके जो है पन्नों के नीचे टिप्पणियों यानी कि जो फुट नोट्स होता है, जो कि नीचे यहाँ पे हम नोट्स में लिखते हैं ना, तो वहां पे जो है इसे परिविष्ट जो है परिशिष्ट में दर्ज किया गया, यानी कि जो है टिप्पणियों में जो है दर्ज किया गया, ताकि उनका जो है रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार से ये पद्धति को अपनाया गया। उसके बाद जो है आगे की पद्धति है समालोचनात्मक। देखिए पहले जो है उसको जो है संग्रहित किया गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो पांडुलिपि है उसको जो है एकत्रित किया। टोटल जो है 1259 यानी 1259 जो है पांडुलिपि को एकत्रित किया गया, और उसमें यह देखा गया कि कौन कौन से ऐसी लिपि है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जो है सभी जो है क्षेत्रों के जो है पांडुलिपियों में जो है मिल रहा है, उसको जो है मुख्य मानकर जो है संग्रहित किया गया, एकत्रित किया गया। उसके बाद जो है कुछ जो है उसमें सुधार किए गए, और जो कुछ जो है यहाँ पे दिख रहा था कि नहीं ये चीज जो है होना चाहिए, तो वो क्या क्या कि फुट नोट्स होता है, जो नीचे जो टिप्पणियां होती है उसको आप उसको जो है संग्रहित किया गया। उसके बाद जो है समालोचनात्मक के बारे में समझेंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल रिव्यू याद रखिए। क्रिटिकल रिव्यू में की का सरल और जो है सीधा अर्थ है किसी विषय, वस्तु, ग्रंथ या कलाकृति के गुण और दोष दोनों का जो है निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करना, यानी कि मूल्यांकन का मतलब हो गया एवोल्यूशन करना। देखिए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि देखिए सरल और सीधा यानी कि किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ग्रंथ या किसी भी कलाकृति का, उसके गुण और उसके दोष का जो है निष्पक्ष भाव से जो है उसको एवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना, है ना। तो उसी को जो है क्या कहा गया है, समालोचना कहा गया है। और आगे समालोचनात्मक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यह शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो है क्या है कि समालोचना जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और आलोचना। देखिए सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है जोड़ना, तो सम का अर्थ होता है जोड़ना। आलोचना का मतलब होता है हटाना या सुधार करना। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ शब्दों को जो है जोड़ा गया, उसमें क्या है कुछ हटाया भी गया है और कुछ जो है सुधार भी उसमें किया गया है। तो वो आगे हम लोग क्या समझेंगे कि यह शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ आलोचना। याद रखिएगा सम का अर्थ होता है भली भांति समान रूप से जो है या तटस्थ होकर, और आलोचना का अर्थ होता है कि देखना और परखना, यानी कि उसमें सुधार करना, देख रेख से उसमें जो है कहाँ पे जो है मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे क्या, उसको अच्छे से सुधार करना। तो याद रखिएगा मैंने अभी बता दिया है। चलिए अतः किसी भी चीज को जो है बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी भेदभाव के उसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों को जो है समान रूप से देखना ही समालोचना है। अब देखिएगा सब्जेक्टिव में सवाल जो है पूछा जाता है कि समालोचना से आप क्या समझते हैं, या समालोचना का क्या अर्थ होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कहोगे प्यारे बच्चों कि किसी भी चीज के बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी भेदभाव के उसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों को जो है समान रूप से देखना ही समालोचना कहलाता है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि समालोचना जो है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो समझोड़ आलोचना, ये भी आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, समझोड़ आलोचना, है ना। इसको आप लोग अच्छे से नोट करते जाइए। चलिए आगे समझते हैं कि समालोचना के मुख्य तत्व। देखिए किसी भी विषय की समालोचना करते समय एक विद्वान जो है निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हैं। किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी ग्रंथ का अगर समालोचना किया जाता है, तो विद्वान जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग इन निम्न बातों को ध्यान में रखते हैं। देखिए पहला याद रखता है तटस्थता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। याद रखिएगा समालोचक को अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को अलग रख करके केवल तथ्यों पर जो है ध्यान देना होता है। गुणों का उद्घाटन, याद रखिएगा, यानी कि मेरिट्स। देखिए किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जो है ग्रंथ का, उसकी रचना की सुंदरता, बातें, उसकी उपयोगिता और उसकी ताकतों को जो है रेखांकित किया जाता है। कमियों का विश्लेषण, जहां पर कमी होता है, अगर रचना में ये देखा जाता है कि कहाँ चूक हुई है, क्या क्या जो है
विसंगतियां रही है, क्या क्या गलती उसमें रही है, बाद में जो है क्या क्या उसमें बदलाव करने होंगे, उन्हें जो है उजागर करना। ये जो है इन जो है नियमों का जो है वो ध्यान रखते हैं, इन बातों पर वो जो है अमल करते हैं। और आगे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि यह तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि जो है वैज्ञानिक जो है तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, यानी कि उस विषय की जो है तुलना उसी क्षेत्र के अन्य प्रमाणिक स्रोतों या तथ्यों से जो है उसकी तुलना करते हैं। ये पूरी तरह से समझ चुके होंगे। उसके बाद महाभारत के जो है समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पूछा था, वहां का अर्थ यही था कि विद्वानों ने जो है महाभारत के किसी श्लोक को समालोचना उन्होंने भारत भर की सिर्फ इसलिए सही नहीं माना क्योंकि वह प्रसिद्ध था। 1200 से अधिक जो है पांडुलिपियों को आपस में जो है परखा, आलोचना की और तय उसमें जो है आलोचना किया और उसकी जो है कौन उसका जो है गुण है, भारत की जो है किया कि यानी क्या मतलब हो गया कि इसको जो है सुधार किया है ना, कौन सा हिस्सा जो है सचमुच जो है मूल्य जो है महाकाव्य महा रखा गया है, उसको जो है सम्मिलित किया गया है, और कौन सा उससे जो है बाद में जो है लोगों द्वारा उसे जोड़ा गया, ये भी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। तो याद रखिएगा टोटल कितना था, 1959 जो है पांडुलिपि जो अलग अलग क्षेत्रों से जो है लाया गया था। ये चीजें आप लोगों को याद में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। याद रखिएगा पांडुलिपि। अब समझिए पांडुलिपि होता क्या है, ये पांडुलिपि है क्या चीज। तो देखिए याद रखिए प्यारे बच्चों, पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी गई पुस्तक या दस्तावेज। पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है, हाथ से लिखी गई पुस्तक या हाथ से लिखी गई कोई दस्तावेज। जब कोई छापे खाना का आविष्कार नहीं हुआ था, जब कोई जो है छापे खाना का है ना, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का, ये सब का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक जो है ज्ञान, विचारों, इतिहास और साहित्यों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जो है हाथों से ही लिखा जाता था। अंग्रेजी में इसे जो है प्यारे बच्चों याद रखेगा मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द है। मैन्यू मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्टम का मतलब होता है लिखना, यानी कि हाथ से लिखा हुआ जो है से माना जाता है, या हाथ से लिखना यानी कि मतलब हाथों के द्वारा जो है किसी दस्तावेज को लिखा जाता है, उसी को मान सकते हैं, उसी को कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। यानी कि प्यारे बच्चों यह जो पांडुलिपि है जब महाभारत युद्ध हो रहा था, ये जो 1966 में जो है ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये जो पारित की गई है ना, ये जो है पारित किया गया। और जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है 1919 में जो है ये वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अलग अलग जो है जगहों से जो पांडुलिपि लाया गया, तो उसमें जो है ये जो पांडुलिपि है उसको समझिए कि यह जो पांडुलिपि है वो हाथों से लिखा गया था। यानी उस समय जो है छापे जो है खाना, यानी कि मतलब हो गया कि प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो उसको संरक्षित रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, आगे जो है उसके बारे में बताने के लिए, उसको ज्ञान जो है प्रदान करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है हाथ से लिखा गया जो है दस्तावेज, जिससे जो है मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है, जो कि मैन्यू जो है वो क्या है लैटिन भाषा से ली गई है। मैन्यू का मतलब हो गया हाथ और स्क्रिप्टम का मतलब हो गया लिखना से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो है ना, ये हाथ से बनाई गई, ये हाथ से लिखा हुआ जो है पांडुलिपि है। क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं पांडुलिपि किस प्रकार जो है लिखी जाती थी, इस पर जो है किस पर लिखी जाती थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। पांडुलिपि जो है किस पर लिखी जाती थी और किस प्रकार से लिखी जाती थी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है पहले समय में ये जो है पांडुलिपि है, जो कि महाभारत का समय का पांडुलिपि है। देखिए ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों की पांडुलिपि है ना, प्राचीन और मध्यकाल में कागज उपलब्ध नहीं था, इसलिए लोग जो है इन प्राकृतिक सामग्रियों पर लिखते थे। पहला हो गया ताड़पत्र। देखिए प्लम लीव्स, ताड़पत्र तो आप जानबे करते हैं, जितना ग्रामीण क्षेत्र है ना ताड़ का पत्ता जानबे करते होंगे। तो ताड़ के पत्तों को जो है सुखा कर जो है और विशेष रूप से जो है तैयार करके उन पर जो है स्याही और नुकीले जो है औजारों से लिखा जाता था। याद रखिएगा ताड़ पर जो है, ताड़ के पत्तों पर जो है लिखा जाता था, है ना, या जो है तो उसको जो है उबाला जाता था, उसको सुरक्षित रखा जाता था। उसके बाद आता है भोजपत्र। याद रखिएगा
भूरजपुत्र, याद रखिएगा ये जो है वृक्ष ब्रैक होता है जो कि हिमालय में पाया जाता है। हिमालय में पाए जाने वाले भुज या भोज नामक जो है पेड़ की भीतरी छाल को कागज की तरह जो है पतली और टिकाऊ जो है होती थी, यानी कि यह जो है इस पर जो है भूजपत्र पर भी जो है ये पांडुलिपि जो है लिखा जाता था। उसके बाद आता चर्म पत्र। देखिए चर्म पत्र का मतलब हो गया कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, उसके जो है चमड़ा को जो है साफ किया जाता था और जो है उसकी त्वचा पर जो है महत्वपूर्ण जो है दस्तावेज जो है लिखे जाते थे। उसके बाद है कपड़ा और तांबा। कुछ विशेष स्याही, आदेश और धार्मिक ग्रंथ रेशमी कपड़ों या तांबे की जो है प्लेटों, ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। जैसे कि यह जो काम होता था, ये जो कपड़ा और तांबा का जो है ना, ये चीजें जो होता था, किसी एक राजा दूसरे राजा को जब संदेश भिजवाता था या उसको इनविटेशन देना होता था, तो यह जो काम क्या करता था, ये कपड़ा का जो है यह पांडुलिपि तैयार किया जाता था, है ना, पांडुलिपि जो है तैयार किया जाता था। और साथ ही जो है ये जो चमड़ा पत्र होता है, ये जो चमड़ा का जो पांडुलिपि तैयार किया गया था, ये जो है मुख्य रूप से जो है दस्तावेज, जो कि जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना, जो कि राज्य का जो भी दस्तावेज होता है उसको संरक्षित करने के लिए जो है अधिकतर जो है इस पर जो है प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर जो है आप देख सकते हैं कि महाभारत आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, तो उसमें जो है कपड़ा का अधिकतर दिखाया गया है ना। चलिए आगे समझते हैं। यह पांडुलिपि के बारे में समझ गए कि पांडुलिपि जो है किन किन चीजों पर जो है लिखा जाता था, किसमें लिखा जाता था, तो पूरी तरह के आप लोग जो है समझ चुके होंगे। आगे समझते हैं कि महाभारत के संदर्भ में पांडुलिपियों का महत्व। देखिए महाभारत के संदर्भ में जो है पांडुलिपियों का क्या महत्व रहा। देखिए जैसे कि हमने पहले चर्चा किया हुआ है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए 1259 जो है पांडुलिपियों का उपयोग किया गया था। इसका जो है महत्व जो है निम्न प्रकार से है। इसका जो है महत्व को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए विविध लिपियां, ये पांडुलिपियां पूरे जो है भारत में फैली थी, इसलिए भाषा भले ही संस्कृत थी लेकिन लिपि जो है स्थानीय थी। जैसे कि कश्मीर में जो है शारदा लिपि, दक्षिण में ग्रंथ लिपि और मलयालम में जो है मलयालम लिपि। देखिए ये जो है दक्षिण में जो है ग्रंथ लिपि और जो है मलयालम लिपि, ये जो अलग अलग लिपि था ये स्थानीय लिपि था। समय के साथ साथ जो है इसमें बदलाव भी हुआ, क्योंकि पांडुलिपियों को जो है बार बार जो हाथों से नकल करके अगली पीढ़ी को जो है सौंपा जाता था। इसे नकल करने वाले को अनजाने में कुछ गलतियां हुई या कुछ जो है लोगों ने जो है अपनी तरफ से नई जो है कहानियां जोड़ दी। अब इसमें क्या होता था, मूल पाठ को भी इसमें जोड़ा जाता था। इसमें क्या होता था, जो पांडुलिपि होता था उसमें मुख्य पाठ को भी जोड़ा जाता था। जो मूल पाठ थे, जैसे कि कुछ लोग जो है अपनी तरफ से कुछ कहानियां उसमें जोड़ा, तो मूल पाठ की जो है उसमें खोज भी किया जा रहा था। समालोचकों ने जो है इस सभी अलग अलग पांडुलिपियों का जो है मिलान करके ही असली और मिलावटी श्लोकों की जो है पहचान की थी। याद रखिएगा वैज्ञानिकों के द्वारा जो समालोचनात्मक किया गया, देख रेख जो है की गई, परख की गई, उसमें सुधार किया गया, है ना, सही जोड़ा गया, उसमें जो है कुछ कहानी भी जोड़ी गई, तो उसको जो है अलग अलग करके जो है पांडुलिपियों का जो है मिलान करके असली और नकली यानी कि असली और मिलावटी श्लोकों को भी पहचान किया गया था। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, इसको प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से नोट करते जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। पांडुलिपियों के साथ जो है मुख्य चुनौतियां भी आई। जब पांडुलिपि लिखी जा रही थी, उसका नकल किया जा रहा था, तो कुछ इसमें चुनौतियां भी सामने देखने को मिला। देखिए ये हो जाएगा कि नाशवान प्रकृति। देखिए कीड़े मकोड़े, नमी और जो है फफूंद इन्हें जो है बहुत जल्दी जो है नष्ट कर देते हैं, क्योंकि पांडुलिपि जो है अलग अलग चीजों में लिखा गया था, है ना, ताड़ के पत्तों पर, भेड़ और बकरी के जो है चमड़ों पर, और है ना, उसके बाद जो है ये जो है ताम्रपत्र में, तांबा में, कपड़ा में। तो यहाँ पे क्या है कि भेड़ बकरी का जो चमड़ा है उस पर जो है कीड़े मकोड़े लग जाते थे, और जो है मतलब जो ये जो पत्ता है, मतलब ये ताड़ का जो पत्ता है, इस पे जो है पांडुलिपि लिखी जाती थी, उसको संरक्षित करने के लिए उसमें जो है नमी से फफूंद लग जाता था, कीड़ा मकोड़ा उसे खा जाता था, वो गल भी जाता था। तो इसको जो है ये जल्दी नष्ट जो है इसको नष्ट कर देते थे, और इसका रख रखाव में जो है काफी बड़ा संकट था। पांडुलिपि को रख रखाव के लिए जो है काफी बड़ा जो है सामना करना पड़ा। इन्हें जो है सहेज कर रखना बहुत ही कठिन और खर्चीला जो है काम होता था। पढ़ने में जो है कठिनाई होती थी। प्राचीन लिपियां और जो है पुरानी हस्त
लिखावट को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। यानी कि जो है पांडुलिपि को समझते हैं सिर्फ वही जो है इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आम इंसान के बस में ये पांडुलिपि को समझना पढ़ना बहुत ही मुश्किल था, है ना। देखिए समालोचनात्मक संस्करण का जो है प्रमुख जो है क्रमबद्ध जो है क्रियाएं रही। चलिए आगे इसको भी समझ लेते हैं कि देखिए महाभारत या किसी भी प्राचीन ग्रंथ का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि क्रिटिकल एडिशन तैयार करने के लिए विद्वान एक बेहद वैज्ञानिक, व्यवस्थित और जो है चरणबद्ध प्रक्रिया जो है अपनाते हैं। और इस पाठ्य आलोचना यानी कि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। चलिए याद रखिएगा, पाठ आलोचना कहा जाता है। और इसकी जो है प्रमुख क्रमबद्ध क्रियाएं हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है पांडुलिपि का होता है पांडुलिपियों की खोज और उसका संग्रहण करना। देखिए पांडुलिपियों का खोज, देखिए यह सबसे पहले जो है ये सबसे पहला और बुनियादी कदम है कि पांडुलिपियों का जो है खोज करना, अलग अलग क्षेत्रों से उसको जो है सुरक्षित लाना। इसके तहत जो है दुनिया और देश के जो है अलग अलग कोनों से संबंधित ग्रंथ की अधिक से अधिक हस्तलिखित जो है पांडुलिपियों को खोजा और उसे एकत्रित किया जाना। देखिए इसमें जो है अलग अलग जो है समय यानी अलग अलग समय का यानी काल, अलग अलग जो है लिपियों और अलग अलग जो है क्षेत्रों की पांडुलिपियों को शामिल किया जाता था। याद रखेंगे वर्गीकरण और सूचीकरण, याद रखिएगा वर्गीकरण और सूचीकरण का पद्धति को भी अपनाया गया, है ना। वर्गीकरण और सूचीकरण, देखिए एकत्र की गई यानी कि जो भी पांडुलिपि है वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देश विदेशों के कोनों कोनों से जब उसको शामिल किया गया, मतलब एकत्रित किया गया, उसको सुरक्षित किया गया, तो एकत्र किए गए सभी पांडुलिपियों का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है। विवरण दर्ज करना होता है। पांडुलिपियां किस जो है सामग्री पर है, ताम्रपत्र पर है या भोजपत्र पर है, ये देखा जाता था। उसकी जो है लिपि कौन सी है, शारदा लिपि है, ग्रंथ लिपि है, देवनागरी लिपि है या अन्य कौन सा लिपि है, उसको समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था, देखा जाता था। और वह जो है कितनी पुरानी है इसे भी जो है यहाँ पर जो है संग्रहित किया जाता था, चिन्हित किया जाता था, उसका वर्णन दर्ज किया जाता था। उसके बाद जो है उसका संकेत जो है उसको संकेत दिया जाता था। याद रखिएगा सांकेतिक नाम देना, यानी हर पांडुलिपि को लाखों मतलब हजारों पांडुलिपि है, 1259 पांडुलिपि है, तो उसको जो है एक संकेत दिया जाता था। यानी कि हर पांडुलिपि को एक जो है कोडिंग या शॉर्ट नाम दिया जाता था। जैसे कि कश्मीर को मिली शारदा लिपि की पांडुलिपि को जो है K1 और K2 के नाम से, K से हो गया आपका कश्मीर और वंश हो गया पहली लिपि, है ना, और दूसरी लिपि को 2, तो यानी K1 और K2 जो है ये दो जो है सांकेतिक नाम या कोडिंग नाम जो है दिया गया। उसके बाद जो है पाठ मिलान और उसका तुलना करना। तो देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद इसका मुख्य जो है प्रोसेस था कि यह सबसे कठिन और जो है बारीक काम होता था। इसमें सभी पांडुलिपियों के पाठ यानी टेक्स्ट का जो है अक्षर यानी कि जो है वर्ड बाय वर्ड जो है उसका मिलान करना, यानी जो पांडुलिपि है उसका जो है अगर नकल कर रहे हैं तो हम बारीकी से क्या करेंगे, वर्ड बाय वर्ड जो है उसका मिलान किया जाता था। इसके लिए जो है एक आदर्श पाठ जो है एक्सपेलर बेस टेक्स्ट चुन लिया जाता था और बाकी सभी पांडुलिपियों के श्लोकों या वाक्यों की तुलना इस आधार पाठ से जो है की जाती थी। यानी कह सकते हैं कि एक जो है कीवर्ड ढूंढा जाता था, है ना। पांडुलिपि के प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एक आदर्श पाठ का मतलब समझ लीजिए कि वर्ड बाय वर्ड उसको मिलान करना, यानी एक जो है कीवर्ड उससे निकाल जाता था और ये सभी पांडुलिपि में जो है एक बार मिलान किया जाता था कि उसमें देखा जाए कि कौन कौन से पांडुलिपि में जो है वो जो है मिल रहा है और उसी के आधार पर जो है उनके श्लोकों और वाक्यों की तुलना किया जाता था। और ये जो है देखा जाता था कि यह कहाँ का जो है अंतर है, कहाँ क्या अंतर है, कहाँ क्या बदलाव किया जाएगा। ये चीजें जो है पाठ मिलान और तुलनात्मक में जो है ये प्रोसेस की जाती थी। उसके बाद प्रोसेस आता है पाठ निर्धारण और वंश वृक्ष निर्माण के बारे में। देखिए तुलना के बाद जब तुलना खत्म हो जाता, तुलना जो है कंप्लीट कर ली जाती थी, मिलान कर लिया जाता था, वर्ड बाय वर्ड जो है मिलान कर लिया जाता था। उसके बाद जो है विद्वान यह पता लगाते हैं कि कौन सी पांडुलिपियां एक दूसरे से जो है नकल हो रही है। उसके बाद जो है जहां जहां श्लोकों में अंतर देखने को मिल रहा था उसे जो है मिलान किया जाता था, उसे जो है नोट कर लिया जाता था। उसके बाद जो है पांडुलिपियों का एक जो है पारिवारिक वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री जो है बनाया जाता था, जिससे यह समझ आता है कि किस मूल प्रति
के आगे चलकर कौन कौन सी कॉपियां बनी और जो है उनमें कहां कहां बदलाव आए हैं, ये जो है चिन्हित किया जाता था, देखा जाता था। इस प्रकार से पांडुलिपियों में जो है संरक्षित करने के लिए पठन पाठन की विधि में जो है ये चीजें जो है अपनाया जाता था, प्रोसेस में लाया जाता था। उसके बाद आता है मूल पाठ का चयन, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए सभी साक्षकों को तौलने के बाद, यानी सभी साक्षकों को अच्छे से मिलान करने के बाद, संग्रहित करने के बाद, सारा चीज देखने के बाद जो है विद्वान जो है मूल पाठ का जो है निर्धारण करते हैं कि जो श्लोक या शब्द सभी क्षेत्रों और लिपियों की जो है पांडुलिपियों से समान रूप से मिलते हैं, उन्हें सबसे प्राचीन और जो है मूल मान करके मुख्य पन्ने पर जगह दी जाती थी। जो श्लोक केवल किसी एक क्षेत्र या बाद की पांडुलिपियों में मिलते हैं, उन्हें मिलावट मानकर मुख्य पाठ से हटा दिया जाता था। उसके बाद नीचे जो है उससे जो है टिप्पणी क्षेत्र में उसको जो है रखा जाता था। प्यारे बच्चों आगे यहाँ पे समझेंगे कि ये प्रोसेस होने के बाद उसके बाद जो है पाद टिप्पणी और पृष्ठिक लेखन, यानी कि मतलब ये हो गया कि जो लिपि मिलावट था उसे जो है हटा दिया जाता था। उसके बाद जो है मुख्य पाठ तय होने के बाद जो हिस्से छोड़ दिए जाते थे उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुख्य पृष्ठ के नीचे जो है पाद टिप्पणी को एडजस्ट किया जाता था, या जो है साफ साफ लिखा जाता था कि किस पांडुलिपि, जैसे कि मान के लिए कश्मीरी पांडुलिपि है तो उसको जो है जो कश्मीरी पांडुलिपि है या अन्य पांडुलिपि है, देवनागरी है, तो K1 और K2 को जो है एक तरह K1 K2 और D2 यानी जो देवनागरी लिपि है उसको जो है इस श्लोक में जो है क्या क्या रूप जो है मिला था उसको यहाँ पे जो है पाद टिप्पणी के यानी कि फुट नोट्स में जो है लिखा जाता था, उसको रखा जाता था। बड़े बदलावों या पूरी कहानियों को पुस्तकों के अंत में पुस्तकों का जो अंत होता था उसमें जो है पृष्ठ है ना, यानी कि अपेंडिक्स में डाल दिया जाता था ताकि जो है शोधकर्ता उनका भी अध्ययन कर सके। उसके बाद जो है आगे प्रोसेस होता है संपादन और प्रकाशन का। देखिए चलिए संपादन और प्रकाशन का देखिए, तो अंत में ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो है अंत में क्या होता था कि पूरी प्रक्रिया भूमिका जो है संपादन की विधि और जो है विद्वानों की टिप्पणियों के साथ जो है इस समालोचनात्मक संस्करण को अंतिम रूप दे करके प्रकाशित कर दिया जाता था। यदि आप इस प्रक्रिया को के किसी विशेष तरह जैसे कि पाठ मिलान कैसे होता है को विस्तार से समझना चाहते हैं या महाभारत के संदर्भ में इसका कोई जो है उदाहरण देना चाहते हैं तो कृपया बताइए। तो यहाँ पे जो है उस प्रकार से जो है नोट जो है लिख दिया जाता था, यहाँ पर जो इस प्रकार से नोट करके है ना, यहाँ पे जो इस प्रकार से नोट करके लिख दिया जाता था। ये पूरी तरीके से प्यारे बच्चों पांडुलिपि का है ना, पांडुलिपि का पूरी तरह से पठन पाठन से लेकर के पूरा जो है शोधकर्ता तक इसको हम लोग यहाँ अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। इसको आप लोग समझ चुके हैं कि पांडुलिपियों का समालोचनात्मक जो है संस्करण की जो है क्या क्या प्रोसेस रही, इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का परिणाम। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोग जो है पांडुलिपि के है ना, पांडुलिपियां जो है उसका समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पढ़े, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़े। अब हम लोग जानते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का मिलान, महाभारत के संस्करण का मिलान। चलिए इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं, कमेंट हम इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि हमारा ध्यान इधर था, कमेंट पर ध्यान नहीं था, इसलिए हम कमेंट नहीं देख रहे थे, कमेंट भी देखेंगे। चलिए यहाँ पे समझिए, इसको आप लोग समझते जाइएगा। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का परिणाम। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के दूरगामी और ऐतिहासिक परिणाम सामने आए। 47 वर्ष के गहन वैज्ञानिक शोध ने इस महाकाव्य को लेकर के सदियों से चली आ रही कई धारणाओं को बदल दिया और निम्नलिखित प्रमुख जो है निष्कर्षण जो है स्थापित किए। मैंने अभी आपको बताया है प्यारे बच्चों कि महाभारत को वैज्ञानिकों के द्वारा जो है कुल जो है 47 वर्षों तक इसका जो है रचना करने में 47 वर्ष का जो है लंबा समय लगा, है ना, लंबा समय लगा।
इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो है एक संस्कृत वैज्ञानिकों के द्वारा, संस्कृत विज्ञान जो विद्वान है उनके द्वारा ये जो है शुरुआत किया गया। उनका नाम जो है आप नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। मूल श्लोकों की संख्या में भारी कमी, जो टेक्सुअल रिडक्शन है उसमें जो है भारी कमी देखने को मिला। चलिए, जो मूल श्लोक है उसकी संख्या में देखिए, सैकड़ों वर्षों से हस्तलिखित कॉपियां बढ़ने के कारण महाकाव्य का आकार जो है बहुत बढ़ गया था। इस परियोजना का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित महाभारत के पाठों में से लगभग 10,000 से अधिक श्लोकों को मिलावटी या प्रक्षेपित पाया गया और उन्हें मूल पाठ से हटा दिया गया। यानी कि 10,000 से भी अधिक श्लोक ऐसे थे जिसे जो है महाभारत के श्लोकों में शामिल नहीं किया गया, उसे जो है मिलावटी श्लोक जो है माना गया था, उसे इसलिए हटाया गया। और उत्तरी भारत के संस्करणों में जहां 83,000 से लेकर के 86,000 श्लोक थे, वही इस वैज्ञानिक छटनी के बाद जो है शुद्ध मूल पाठ में 73,000 से 89,000 श्लोक जो है प्रमाणिक माने गए और इन्हीं श्लोक को जो है महाभारत के श्लोक में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखें। कई जो है लोकप्रिय कथाओं का मिलावट साबित होना। देखिए, इस शोध का जो शोधकर्ता है, जब शोध होने लगा, इस शोध का जो है एक चौंकाने वाला परिणाम यह रहा कि कई जो है ऐसी कहानियां जो कि जनमानस और टीवी सीरियल में बेहद जो है लोकप्रिय थी, वे मूल जो है महाभारत प्राचीन पांडुलिपियों में थी ही नहीं, मतलब ये शामिल नहीं था, पांडुलिपि में शामिल ही नहीं था, वे भी जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद जो है जोड़ी गई थी। द्रौपदी द्वारा जो है कर्ण का जो है तिरस्कार, जो कि स्वयंवर के दौरान द्रौपदी द्वारा जो है कर्ण को जो है सूत पुत्र कहकर जो है धनुष उठाने से रोकना मूल संस्करण में नहीं है। मूल पाठ के अनुसार जो है कर्ण धनुष पर जो है प्रत्यंचा चढ़ाने में जो है असफल रहे हैं, यानी कि जो है कटाक्ष जो है करने में सफल रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है जयद्रथ वध के समय जो है कृष्ण द्वारा जो है सूर्य को जो है छिपाना, युद्ध में जो है कृष्ण द्वारा सूर्य दर्शन चक्र से नकली सूर्यास्त करने की कथा को मूल जो है पाठ में स्थान नहीं दिया गया है। प्रमाणिक पाठ के अनुसार जो है अर्जुन ने वास्तविक सूर्यास्त के ठीक पहले अपने जो है पराक्रम से जयद्रथ का जो है वध किया गया। अच्छा, जयद्रथ का वध किया गया और उसके बाद जो है उर्वशी का अर्जुन को जो है श्राप दिया गया। उर्वशी का अर्जुन को श्राप, अर्जुन को जो है नपुंसक होने का श्राप मिलने की कथा बाद की मिलावट पाई गई है। मूल पाठ के अनुसार जो है अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए स्वेच्छा से बृहनला का भेष जो है धारण किया था। चलिए, ये चीजें तो था जो कि इसका शोधकर्ता में, यानी कि मिलावटी जो है मिलावटी पांडुलिपि को रखा गया, मिलावटी पांडुलिपि में ये सारी चीजें जो है रखा गया है, जो कि महाभारत का जो पांडुलिपि है, महाभारत जो है महाकाव्य है, इसमें ये श्लोक को हटा दी गई है, ये डिलीट कर दी गई है ना। और ये इसे भी संरक्षित रखा गया, ऐसा नहीं कि डिलीट करके पूरी तरह से खत्म कर दिया, इसे भी संरक्षित की गई है। आगे है बच्चों की समानता और जो है विविधता के ऐतिहासिक प्रमाण। देखिए, इस संस्करण के परिणामों ने भारतीय संस्कृति के एक बड़े सच को उजागर किया। गहरी समानता देश के दो सुदूर कोनों जैसे उत्तर से कश्मीर और दक्षिण में केरल की पांडुलिपियों में पाठगत अद्भुत जो है समानता देखी गई, जिससे साबित हुआ कि सदियों पहले भी पूरे भारत में यह ग्रंथ एक ही मूल रूप से यात्रा कर रहा था। यानी कि यह कह सकते हैं कि एक कोना से लेकर के दूसरे कोना तक ये जो पांडुलिपि पूरी तरह से पहले भी जो है ये छाया हुआ था और जो है पाठगत जो है अद्भुत जो है समानता जो इसमें देखी गई। यह साबित कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि पूरे भारत में यह ग्रंथ जो है पूरी रूप से जो है छाया हुआ था, मूल रूप से यह जो है यात्रा कर रहा था। क्षेत्रीय विविधता, इसके साथ ही यह भी परिणाम निकलता है कि स्थानीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार मुख्य कहानियों में जो है कई उप कहानियां जोड़ी है,
जिससे समाज की क्रमिक विकास का भी पता चलता है, विकास का भी पता चलता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है वैश्विक मानक संदर्भ ग्रंथ का निर्माण। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा, है ना, पानी है लाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि इस परियोजना के परिणाम स्वरूप जो है 19 खंडों जो कि 15,000 से अधिक पृष्ठों का एक ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ जो है तैयार हुआ, जो आज की दुनिया भर के इतिहासकारों, भाषा विवादों, भाषा विदियों और समाज शास्त्रियों के लिए जो है अकादमिक अध्ययन का एकमात्र जो है मानक आधार माना जाता है। यह संक्षेप में इसको समझें तो संक्षेप में जो है इस समालोचनात्मक संस्करण का मुख्य परिणाम यह रहा कि इसने जो है महाभारत की श्रुति और किंवदंतियों के दायरे से बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जो है धरातल पर जो है ला खड़ा किया है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए महाभारत के बारे में ये जो हम लोग अभी पढ़े, महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। आगे टॉपिक आता है श्री भगवत गीता। देखिए श्री भगवत गीता जो है इसकी रचना किसने किया, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने अभी बताया है, इसी क्लास में मैंने बताया है, जो भी क्लास देख रहे हैं उसको पता होगा, है ना। महर्षि वेदव्यास ने किया है, क्या कि नहीं जी, तब आप लोगों को पता है ना, तब आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको समझिए, है ना। चलिए आगे समझ लीजिए इसको, श्री भगवत गीता के बारे में। देखिए कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने जो है भीष्म, गुरुद्रोण एवं अन्य जो है बांधवों को देखता है तो वह मोहवश व्याकुल हो जाता है, यानी कि वह जो है व्याकुल हो जाता है कि कैसे हम जो इन सभी से युद्ध करेंगे, है ना, कैसे उस परिवार से हम लोग लड़ेंगे। तो उससे जो है वो क्या होता है कि मोहवश जो है व्याकुल हो जाता है, मोह में चल जाता है। उसका जो है गांडीव यानी धनुष जो है उसके उठ नहीं पाता है, यानी कि वो जो है धनुष को उठा नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके रथ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण उससे जो उपदेश देते हैं वही उपदेश जो है श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया, शुरुआती में मैंने आपको बताया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को जो उपदेश देते हैं वो भगवत गीता का ही उपदेश देते हैं, और उसी उपदेश के अनुसार जो है ये जो है श्री कृष्ण जो है इसको जो निर्देश दिया अर्जुन को, और अर्जुन जो है आगे चलते हैं, है ना। चलिए देखिए यह यहाँ पे जो है थोड़ा संस्कृत में दी गई है, आप यहाँ पे संस्कृत में पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है, श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तू मोह में ना पड़, भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथों में नहीं है। तू जिनके प्रति अनुरागी हो रहा है वह असत्य का साथ दे रहे हैं, और तेरा कर्म है और सत्य से युद्ध करना, बिना किसी व्यक्तिगत रुचि, मोह अथवा आवेश के परिस्थिति के अनुरूप जो है उपयुक्त मार्ग का अनुसरण करना ही तेरा ये कर्तव्य है। ये किसको कहता है, श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहता है। तो कहता है तू कर्मवीर बन और कर्म करता जा, कहता है कि तू जो है इस कर्म भूमि पर जो है कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, है ना। चलिए ये चीजें जो है ये जो है उपदेश किसको देते हैं, ये जो है श्री कृष्ण को देते हैं, जो कि ये जो है श्री भगवत गीता का ही एक श्लोक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, आगे समझते जाइए। यह सुनते ही अर्जुन को जो है ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान की दीवार जो है खुल जाते हैं, और उसने जो है गांडीव यानी कि जो है अपना धनुष को उठाते हैं, उठा लिया, और परिणाम की चिंता ना करते हुए परिणाम चिंता छोड़ दी और अतीत की यादें भुला दिया और सामने जो कर्म था वह युद्ध किया, और उसके निष्काम कर्म का फल जो है उसकी विजय के रूप में जो है सामने आया। इसलिए कहता है प्यारे बच्चों कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। ये न कहता है, एक कहावत है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, काम अपना करते जाओ, फल आपको जरूर मिलेगा, ये है ना। अब बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर आप कहोगे कि भैया आप यहाँ पे ये कह रहे हो कर्म कर रहे हैं फल मिलेगा, तो भाई उदाहरण आप यहाँ पे आप खुद हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई में नहीं लगे हुए, तो आपका बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट बेकार चल जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। इसलिए अभी से अगर हम जो है पढ़ाई के अंदर फोकस डालेंगे, पढ़ाई में अगर लगे रहेंगे तो मेरा रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो ये कर्म हम पढ़ाई में लगाए हैं, तो पढ़ाई से मेरा क्या हो रहा है, फल भी अच्छा आ रहा है ना।
चलिए आगे समझ लीजिए। भगवत गीता में जो है 18 अध्याय और 7 तो जो है श्लोक है। वेद जो है, वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा से जो है वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यह प्राचीन भारत की पवित्र जो है साहित्य है। इसको आप लोग नोट में, इसको आप लोग अच्छे से नोट में करके इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब वेद के बारे में समझते हैं। देखिए वेद क्या है, हमने अभी जस्ट बताया कि वेद जो है एक संस्कृत भाषा से वेद धातु से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना यानी कि ज्ञान, है ना। और वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। वेद कौन कौन से प्रकार के होते हैं? वेद के 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद जो है ये प्रथम वेद है, इसका मूल जो है विषय ज्ञान ही है। इसमें जो है विभिन्न देवताओं का वर्णन की गई है। यजुर्वेद में जो है इसमें क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र जो है वर्णित की गई है। सामवेद में इसका मुख्य जो है विषय उपासना, पूजा पाठ करना, पूजा भक्ति करना, इसके बारे में। और अथर्ववेद में इसमें गुण, धर्म और जो है आरोग्य के लिए मंत्र को जो है शामिल की गई है, बतलाया गया है। तो ये जो है वेद के 4 प्रकार है, 4 भेद है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और वेदों में क्या क्या शामिल की गई ये चीजें जानेंगे। और चलिए आगे हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं। वेद के बारे में समझ चुके हैं, चलिए आगे जानते हैं कि प्राचीन भारत का जो सामाजिक इतिहास है वो किस प्रकार से रहा, उसका पारिवारिक स्थिति क्या रहा है, उसका फैमिली क्या रहा है। चलिए देखिए, प्राचीन भारत में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हर व्यक्ति की जरूरतों को जो है पूर्ति जो है परिवार से होती थी। ऋग्वैदिक काल में, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना गया है। और में परिवार ऋग्वैदिक काल में जो पितृ सत्तात्मक यानी कि माता पिता प्रधान होते थे, संयुक्त परिवार की प्रथा थी। और इसमें जो है माता पिता, बच्चे, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार जो है वो साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में जो है पूरा परिवार जो है एक साथ रहता था, एकजुट होकर रहता था। यानी कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, अन्य जो रिश्तेदार हैं वो सभी जो है साथ रहते थे, दादा दादी सब साथ रहते थे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व को जो है ये ऋग्वैदिक काल माना गया है। और इस परिवार में बच्चों याद रखिएगा, पितृ सत्तात्मक प्रधान जो है कहा गया है। और ये पितृ सत्तात्मक का अर्थ होता है संयुक्त परिवार, एक साथ रहना। देखिए हर रिश्ते के लिए अलग अलग जो है शब्द थे, जैसे कि माता पिता पत्र मतलब बेटा, पुत्री मतलब बेटी, भाई बहन आदि। लेकिन भतीजे, पौत्र यानी पौत्र को पोता कहा गया, और नाती को जो है दोहता कहा गया है। और चचेरे भाई बहन सभी के लिए जो है एक ही शब्द जो है नेत्र प्रयोग होता था। देखिए यहाँ पर जो है कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये निकल रहा है कि भांजे भतीजे पौत्र को क्या कहा गया? पोता कहा गया। नाती को जो है दोहता कहा गया। चचेरे भाई बहन को जो है ये जो है नेत्र कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। माता पिता के जो पत्र किसे कहा? बेटा को। और बेटी को जो है पुत्री कहा गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए और यहाँ पे समझिएगा कि ऋग्वैदिक काल किसे कहा गया? 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी ईसा पूर्व को जो है ऋग्वैदिक काल कहा गया है। देखिए महाभारत में भी जो है हमें कौरवों और पांडवों जैसे बड़े परिवारों के उदाहरण मिलते हैं। उस समय जो उत्तराधिकार यानी कि जो गद्दी यानी विरासत, जो गद्दी होता है विरासत, सबसे बड़े बेटे को ही मिलता था। उदाहरणतः आप समझे कि धृतराष्ट्र अंधे थे। ये उदाहरण में महाभारत से ही लेते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे, इसलिए भले ही वह सबसे बड़े थे, लेकिन उन्हें जो है राजा नहीं बनाया गया। और इसी वजह से जो है दुर्योधन को डर था कि वे कहीं पांडु के पुत्र यानी कि जो पांडव है, पांडु के पुत्र यानी पांडव राजा ना बन जाए। तो इसलिए वो जो है फिर उसके बाद जो है महाभारत जो है युद्ध जो है इन्हीं बातों पर जो है छिड़ गया था। दो परिवारों के बीच जो है छिड़ गया था। उत्तराधिकार पिता से बेटे को, फिर बेटे के बेटे को मिलता था। जैसे जो है सत्यवती के पिता निषाद राज ने चाहा कि सत्यवती के पुत्र ही राजा बने, इसलिए देवव्रत भीष्म को आजीवन जो है ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ा। तो ये चीजें जो है आप लोग को याद रखना है ना। ये चीजें आप लोग को अच्छे से जो है नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। यहां तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे ना। चलिए आगे देखिए बंधुत्व के बारे में। चलिए अब समझते हैं बंधुत्व के बारे में। अब यहाँ से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है।
है ना, बंधुत्व के बारे में। चलिए देखिए, बंधुत्व यानी कि ब्रदरहुड यानी कि फ्रेंडशिप। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, है ना, भाईचारा या दोस्ताना कह सकते हैं, दोस्ती। देखिए कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, फिर भी उनमें जो है युद्ध हुआ। संस्कृत ग्रंथों में कुल मिलाकर के कुल शब्द, संस्कृत में जो है कुल जो शब्द होता है, कुल शब्द जो है परिवार के लिए, और जाति शब्द जो है बड़े रिश्तेदारी समूह के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए पितृवंशिकता, पितृवंशिकता यानी कि इसमें जो है वंश यानी कि जो फैमिली लाइन है वो पिता के नाम से ही चलता है। वंशिकता जो होता है वो फैमिली, जो इसमें वंश होते हैं वो पिता के नाम से ही चलता है ना। पिता की जो है मृत्यु के बाद, पिता के मर जाने के बाद उसकी जो संपत्ति है और उसकी जो गद्दी है उसके बड़े बेटे को मिलता है या उसके बेटे को मिलता है। अगर बेटे नहीं होते हैं तो भाई या अन्य करीबी रिश्तेदार को जो है उसकी गद्दी जो है दिया जाता था, उसकी जो है उत्तराधिकार जो है उसका बनाया जाता था। इस व्यवस्था में पुरुषों को ज्यादा जो है महत्व दिया जाता था। पितृवंशिकता का मतलब हो गया वंश परंपरा, पिता पुत्र पौत्र पोता, पौत्र यानी पोता के माध्यम से चलती है। यानी कि समझ लीजिए कि पितृवंशिकता जो है, या प्यारे बच्चों याद रखिएगा अरे भाई पितृवंशिकता, वंशिकता जो है यह जो है इसका जो मतलब हो गया कि मतलब जैसे कि अभी हो गया, जैसे कि मेरा बेटा, अभी मान लीजिए मेरा दादा, दादा के बाद क्या जाएगा, दादा के बाद आएगा पापा, पापा के बाद आएगा मैं आऊँगा, है ना, यानी कि बेटा, फिर उसके बाद मेरा आएगा बेटा, फिर यानी कि इसका पोता, ये हम यहाँ पे क्या हो गए, इसका हम पोता हो गए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा पर पोता यानी मेरा बेटा। उसके बाद होगा छर पोता यानी कि मेरा पोता। यानी कि ये कितना, ये पीढ़ी बाय पीढ़ी वंश जो है परंपरा के अनुसार ये जो है पीढ़ी बाय पीढ़ी चल रहा है, उसी को जो है पितृवंशिकता कहा गया है। यानी कि जो है मेरा दादा का उत्तराधिकार कौन बनेगा, मेरा पापा, मेरे पापा का उत्तराधिकार कौन बनेंगे, हम बनेंगे, और मेरा उत्तराधिकार बनेगा मेरा बेटा, उसके बाद बनेगा मेरा पोता। यानी इस तरह से जो है वंशानुसार जो है वंशानुगत अनुसार जो है ये परंपरा के अनुसार जो है यह जो है पद्धति को चलाया गया है। वंशिकता जो है इसे ही कहा गया है। चलिए अब देखिए मातृवंशिकता। देखिए मातृवंशिकता में प्यारे बच्चों याद रखिएगा जब वंश और परंपरा माँ के नाम पे है ना, याद रखिएगा कि जब वंश और परंपरा जो है माँ के नाम और माँ की ओर से चलती है उसे जो है सातुवंशिकतर कहते हैं। हाँ, सातुवंशिकतर कहते हैं। और इस व्यवस्था में बच्चे जो है याद रखिएगा इस व्यवस्था में जो है सातुवंशिकतर कहते हैं। और इसी को ही प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसी को ही मातृवंशिकता भी कहा गया है। यानी कि परंपरा जो है ये वंश जो है माँ के नाम से चल रहा है और इस व्यवस्था में बच्चे अपने वंश संपत्ति और परंपरा का संबंध जो है माँ से, याद रखिएगा, संबंध जो है माँ से जोड़ते हैं। जैसे बच्चे माँ के परिवार का हिस्सा माने जाते हैं और उत्तराधिकार भी माँ की ओर से तय होता है। और इन समाज में महिलाओं का जो है अधिक महत्व दिया जाता है। और पहले वाले समाज में पितृवंशिकता में क्या होता था कि पिता को जो है महत्व दिया जाता था और जो है जेंट्स को जो है महत्व दिया जाता था। और ये इसमें क्या होता है, मातृवंशिकता को इसमें जो है महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ये पूरी तरह से आप समझ चुके हैं वंशिकता के बारे में। चलिए अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों विवाह के बारे में। विवाह जो है कितने प्रकार के होते हैं। चलिए विवाह के बारे में हम लोग समझेंगे कि विवाह जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना, विवाह कितने प्रकार के होते हैं और विवाह के प्रकार में विवाह में कौन कौन से नियम होते हैं। वैसे तो हमने आपको बताया कि विवाह जो है 8 प्रकार के होते हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं भाई, 8 प्रकार के होते हैं ना। टोटल जो है मनुस्मृति के अनुसार जो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो है 4 जो मुख्य प्रकार होते हैं वो अच्छा माना जाता है और 4 जो प्रकार है वो उसे बेकार माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। वो हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में प्यारे बच्चों इसके आगे जो टॉपिक है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक जो है एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से, जी हाँ बच्चों, आप जो है प्ले स्टोर से आप लोग जो है डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एबीसी कोचिंग, है ना, एबीसी कोचिंग ऐप को आप लोग जो है
जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए और क्लास 12 के बैच में आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। जो भी बच्चे अभी तक यूट्यूब में देख रहे हैं, यूट्यूब में आपका पूरा क्लास नहीं मिल पाएगा, आपको सारा का सारा क्लास आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए तो एप्लीकेशन में जुड़ जाइए। मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आपका एक भी सवाल आपके एग्जाम में बाहर नहीं रहने वाला है, सारा का सारा पढ़ा हुआ मिलेगा। आपको जितना पीडीएफ है वो सारा आपको शेयर कर दिया जा रहा है। मॉडल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मॉडल पेपर, सारा क्वेश्चन आंसर सहित आपको जो है दिया जाएगा। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर जो है आप लोगों का सारा वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। और अभी भी लंबा समय है, 4 से 5 महीने का समय है, लेकिन अभी आप चाहते हैं तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लगभग जो है हर एक सब्जेक्ट में आपको जो है 90% प्लस जो आप लोगों को नंबर लाना है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, अगर आपके अंदर हौसला है कि अगर आपको जो है 90% प्लस लाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करना होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।